Hello students, myself Dr. Deepak Garg, Senior Faculty, Motion Education Private Limited, Kota. Today we are going to discuss digestion and absorption chapter. Like last time, we will discuss more or less NCERT points related to this chapter. इसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे और कुछ अदर NCERT बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, राइट? तो ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल इनडायरेक्टली हेल्प इन इरिथ्रोपोइसिस. मींस स्टमक की कोई एक सेल है जो कि इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करती है. इरिथ्रोपोइसिस मींस आरबीसी फॉर्मेशन. इरिथ्रोपोइसिस मींस आरबीसी फॉर्मेशन, राइट. यहां पे अगर आप देखोगे तो स्टमक में बेसिकली तीन टाइप के सेल होते हैं मेन जो हैं वो. फर्स्ट इज चीफ सेल और इन्हें हम पेप्टिक सेल भी बोलते हैं. सेकेंड इज पेराइटल सेल जिन्हें हम ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं. एंड थर्ड इज म्यूकस सेल. चीफ सेल्स जो होते हैं वो आपके एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं. चीफ सेल्स जो होते हैं वो एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जैसे कि पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक एमाइलेज. पेराइटल सेल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं HCl एंड इंट्रिंसिक कैस्टल फैक्टर. इंट्रिंसिक कैस्टल फैक्टर जो है वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. और म्यूकस सेल जो है वो क्या सिक्रीट करते हैं? म्यूकस सिक्रीट करते हैं. ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं. तो यहां पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन में पूछा हुआ है आरबीसी फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, बेसिकली इनडायरेक्टली कौन हेल्प करता है. तो देखो पेराइटल सेल जो है वो इंट्रिंसिक कैस्टल फैक्टर सिक्रीट कर रहे हैं. इंट्रिंसिक कैस्टल फैक्टर जो है वो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराता है, उसमें हेल्प करता है. और विटामिन B12 इज रिक्वायर्ड फॉर आरबीसी सिंथेसिस फॉर हीमोपोइसिस और यू कैन से फॉर इरिथ्रोपोइसिस. तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, पेराइटल सेल. चीफ सेल का यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा, म्यूकस सेल्स का भी कोई रोल नहीं होगा. म्यूकस सेल्स कोई गॉबलेट सेल भी बोलते हैं तो उनका भी यहाँ पे एज सच कोई रोल नहीं होगा. तो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन. कई बार यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन से सेल्स हैं जिनके एबनॉर्मल फंक्शनिंग से पर्नीशियस एनीमिया होता है. तो अगर पेराइटल सेल्स काम नहीं करेंगे तो इंट्रिंसिक कैस्टल फैक्टर सिक्रीट नहीं होगा. इंट्रिंसिक कैस्टल फैक्टर अगर सिक्रीट नहीं होता है तो जो विटामिन B12 है आपका, इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसकी कमी होगी. और अगर इसकी कमी होती है तो आरबीसी का नंबर कम हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. तो ये आप याद रख सकते हो. यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन. लेट अस डिस्कस द सेकेंड क्वेश्चन. The initial step in the digestion of milk in human is carried out by. देखो यहां पे हम बात करेंगे बच्चों की, राइट? बच्चों में, चिल्ड्रंस में क्या होता है जब मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन होता है. मिल्क प्रोटीन कौन सी होती है ये आपको याद रखना है. मिल्क प्रोटीन होती है केसिन प्रोटीन. केसिन प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तो इसमें सबसे पहले एक एंजाइम काम करता है जो होता है रेनिन, और ये इसे कन्वर्ट कर देता है पैराकेसिन में. ये इसको कन्वर्ट करता है पैराकेसिन में. फिर यहां पे कैल्शियम भी होता है जो इसको कन्वर्ट कर देता है कैल्शियम पैराकेसिनेट में. इसको कन्वर्ट कर देता है कैल्शियम पैराकेसिनेट में. और कैल्शियम पैराकेसिनेट जो होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कर्डलिंग ऑफ मिल्क. कर्डलिंग ऑफ मिल्क. तो मिल्क डाइजेशन का पहला स्टेप जो होता है वो क्या होता है? कर्डलिंग ऑफ मिल्क, जो कि कौन करता है? रेनिन करता है. तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन, राइट. अब एक चीज और आपको याद रखनी है यहां पे, जो कि इसकी स्पेलिंग. एक रेनिन होता है ये वाला रेनिन जिसमें सिंगल एन होता है, और एक रेनिन होता है जिसमें डबल एन होते हैं. ये वाला जो रेनिन है ये एक हार्मोन होता है, और ये कहां से रिलीज होता है? किडनी से रिलीज होता है. और ये अडल्ट में, बच्चों में, सभी में होता है, राइट.
तो कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। एक ये वाला रेनिन है जो कि कहां से होता है, जिसमें डबल एन आता है, जो कहां से होता है स्टमक से, और एक जिसमें सिंगल एन आता है वो कहां से होता है किडनी से रिलीज होता है, जो कि एक हार्मोन है। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखना इस चीज का। 2 बार ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, तो इस क्वेश्चन को भी आपसे आप कर सकते हो इसको भी। लेट अस डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन। चलो, तो यहां पे पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, आपको देखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट, एसिनाई आर प्रेजेंट इन द पैंक्रियाज एंड सिक्रीट कार्बोक्सीपेप्टिडेज, सिक्रीट कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो देखो एसिनाई जो है वो क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पता होना चाहिए। एसिनाइज दे आर स्ट्रक्चरल एंड functional unit of exocrine part of pancreas। पेंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट है उसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, और एंडोक्राइन पार्ट होता है उसमें अल्फा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं, डेल्टा सेल्स होते हैं, पीपी सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं। और एसिनाई जो कि एक एक्सोक्राइन पार्ट है, यहां से क्या होता है पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, यहां से पेंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन होता है। और अगर पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट हो रहा है तो यहाँ पे पेंक्रियाटिक जूस में ही होता है कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम, तो फिर ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन, ब्रूनर्स ग्लैंड दे आर प्रेजेंट इन द सब म्यूकोजा ऑफ स्टमक एंड सिक्रीट पेप्सिनोजन, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ब्रूनर्स ग्लैंड जो होते हैं वो आपके कहां पर होते हैं, सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूडेनम, ये होते हैं सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूडेनम में, राइट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, पेप्सिनोजन सिक्रीशन जो होता है वो मैंने अभी आपको बताया था कहां से होता है, चीफ सेल से होता है, ना कि ब्रूनर्स ग्लैंड से। कहां से होता है, चीफ सेल से होता है, ब्रूनर्स ग्लैंड से नहीं होता। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका रॉन्ग होगा। क्वेश्चन में रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा हुआ है, तो यहां पे आंसर तो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यहां पे आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। अदर स्टेटमेंट्स वी कैन सी, गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोजा ऑफ इंटेस्टाइन एंड सिक्रेट म्यूकस, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गॉबलेट सेल्स को म्यूकस सेल्स भी बोलते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स स्टमक में भी मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मिलते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लास्ट, ऑक्जेंटिक सेल दे आर प्रेजेंट इन द म्यूकोजा ऑफ स्टमक एंड सिक्रीट HCl। अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन के टाइम कि ऑक्जेंटिक सेल्स और पैराइटल सेल एक ही बात है, और दोनों सेल्स आपको स्टमक में मिलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल बोलें या पैराइटल सेल बोलें, ये आपको स्टमक में मिलते हैं, और इनका काम होता है HCl सिक्रीशन एंड इंट्रिंसिक कैस्टल फैक्टर सिक्रीशन, एंड इंट्रिंसिक कैस्टल फैक्टर सिक्रीशन। तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, ब्रूनर्स ग्लैंड स्टमक में नहीं होते, ड्यूडेनम में होते हैं। कहां पर होते हैं, ड्यूडेनम में होते हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट we can discuss the question number 4. Select the correct match of the digested product of human given in column 1 with their absorption site and mechanism in column 2. तो देखो कॉलम 1 और 2 में दिया हुआ है एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है और क्या मैकेनिज्म होता है वो आपको देखना है। तो यहां पे सबसे पहले फ्रक्टोज एंड सोडियम इन स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल सही है, दोनों का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होता है, मेनली पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये गलत है, पैसिव एब्जॉर्प्शन। फ्रक्टोज एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि फ्रक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो तो पैसिव होता है, बट सोडियम का एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, एक्टिव होता है। तो चलो एक बार थोड़ा सा इनके एब्जॉर्प्शन की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शुगर्स की, कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किस तरह से होता है। कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लूकोज की और गैलेक्टोज की। इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो मेनली तो कैसा होता है, एक्टिव होता है। मेनली कैसे होता है, एक्टिव होता है, और स्मॉल अमाउंट में पैसिव होता है। तो ये एक्टिव और पैसिव, ये जो टर्म हम यूज कर रहे हैं, ये तो हम यूज कर रहे हैं किसके बेसिस पे, एनर्जी कंजम्पशन के बेसिस पे। ये तो हम बोल रहे हैं एनर्जी कंजम्पशन के बेसिस पे कि कहां पे एनर्जी का कंजम्पशन ज्यादा होता है और कहां पर एनर्जी का कंजम्पशन
कम होता है। सेकंड, हम बात करेंगे कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है इनका। तो मेनली जो ट्रांसपोर्ट होते हैं ये होते हैं किस फॉर्म में, ग्लूकोज, सोडियम, सिम्पोर्ट और को ट्रांसपोर्ट। सोडियम, ग्लूकोज, सिम्पोर्ट और को ट्रांसपोर्ट, और आप बोल सकते हो गैलेक्टोज, सोडियम, सिम्पोर्ट और को ट्रांसपोर्ट। और ये एक फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है, ये एक फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है जो कि प्रोटीन की हेल्प से होता है। और स्मॉल अमाउंट में इनका क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन। स्मॉल अमाउंट में इनका होता है सिंपल डिफ्यूजन, जो कैसा होता है, पैसिव होता है। जो कैसा होता है, पैसिव होता है। और ये जो ग्लूकोज, सोडियम, सिम्पोर्ट है ये कैसा होता है, एक्टिव होता है, जो मेनली। सिमिलरली अमाइनो एसिड्स जो होते हैं इनका एब्जॉर्प्शन भी बिल्कुल सेम है, किसके जैसे, ग्लूकोज के जैसे। लाइक ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज का होता है वैसे ही अमाइनो एसिड का होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। इनके लिए भी क्या होता है, अमाइनो एसिड, सोडियम, सिम्पोर्ट, थोड़े बहुत अमाउंट में ये सिंपल डिफ्यूजन से होते हैं, मेनली एक्टिव होते हैं, और स्मॉल अमाउंट में पैसिव होते हैं। अगर हम बात करें फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज का कैसे होता है, एक तो सबसे पहले एक्टिव और पैसिव, ये आपको याद रखना है। तो ये कैसा होता है, पैसिव होता है। सबसे पहले तो एक्टिव और पैसिव में आपको याद रखना है कैसा होता है, पैसिव होता है। एंड सेकेंड थिंग जो आपको यहां पे याद रखनी है कि इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है। इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसा होता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है, प्रोटीन की हेल्प से होता है। तो पैसिव एंड फैसिलिटेटेड, और फैसिलिटेटेड में यूनिपोर्ट होता है, मतलब इसके साथ में कोई दूसरा आयन, जैसे कि ग्लूकोज में, गैलेक्टोज में, और अमाइनो एसिड में जैसे ग्लूकोज सोडियम या गैलेक्टोज सोडियम या अमाइनो एसिड सोडियम, दो मॉलिक्यूल एक साथ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। फ्रक्टोज जो होता है वो अकेला ही ट्रांसपोर्ट होता है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो होता है वो यूनिपोर्ट टाइप में होता है यहाँ पे, राइट। तो ये तो हमने बात की कार्बोहाइड्रेट्स की और अमाइनो एसिड्स की, राइट। अगर हम लिपिड्स की बात करें कि लिपिड्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो देखो सबसे पहले लिपिड्स का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो सिंपल डिफ्यूजन से होता है, पैसिव होता है। सिंपल डिफ्यूजन से होता है, कोई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और पैसिव होता है, मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जो लिपिड्स हैं इनका एब्जॉर्प्शन सिंपल डिफ्यूजन से होता है और पैसिव होता है। सेकेंड थिंग कि किस तरह से एब्जॉर्प्शन होता है, कि मान लो ये है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में यहां पे आपको बहुत सारे सेल्स मिलेंगे, ये इंटेस्टाइन के सेल्स हैं। मैं थोड़े से सेल्स यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, और इन सेल्स को हम बोलते हैं एंटेरोसाइट्स। इन सेल्स को हम बोलते हैं एंटेरोसाइट। तो यहां पे म्यूकोजा है, म्यूकोजा के बाद जो नेक्स्ट लेयर होगी वो कौन सी होगी, सब म्यूकोजा। तो यहां पे आपको कौन सी लेयर मिलेगी, सब म्यूकोजा। और साथ में जो ब्लैक कलर वाली लेयर होगी वो कौन सी होगी, म्यूकोजा होगी यहां पे। तो यहां पे आपको म्यूकोजा भी मिलेगी, और म्यूकोजा में एंटेरोसाइट्स होते हैं, म्यूकोजा में ही एंटेरोसाइट्स होते हैं। और बीच में जो ये कैविटी है इसे हम क्या बोल देते हैं, ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन। इसे हम क्या बोल देते हैं, ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे आप अरेंजमेंट देखोगे तो कैसा होगा, ल्यूमन है, ल्यूमन के बाद एंटेरोसाइट है, एंटेरोसाइट के साथ ही हम बोल सकते हैं म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा है। तो मैं यहाँ पे एक रफ सा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ बेसिकली, कि ये तो होगी ल्यूमन, यहां पर हो गई एंटेरोसाइट, एंटेरोसाइट के साथ ही यहां पे म्यूकोजा, और उसके नीचे होगी सब म्यूकोजा। और ये जो म्यूकोजा सब म्यूकोजा वाला पार्ट है, जो ये म्यूकोजा सब म्यूकोजा वाला पार्ट है,
यहाँ पर ही आपको क्या मिलते हैं, कुछ कैपिलरीज मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे मिलेंगे आपको लिम्फ कैपिलरी, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिम्फ कैपिलरी, और यू कैन से लैक्टियल्स, और यू कैन से लैक्टियल्स, तो यहाँ पे आपको लैक्टियल्स मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे ल्यूमन में क्या होता है, ल्यूमन में सबसे पहले जैसे आपके पास लिपिड्स हैं, तो ये बहुत सारे लिपिड्स हैं, लिपिड्स हैं, इन लिपिड्स के चारों तरफ जो आपके बाइल सोल्ट्स हैं और फॉस्फोलिपिड्स हैं उनकी लेयर बन जाती है। इसके चारों तरफ फॉस्फोलिपिड्स की लेयर बन गई, बाइल सोल्ट्स की लेयर बन गई। और हमें पता है फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो उनके दो एंड होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक एंड जो है वो बाहर की तरफ है और हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो अंदर की तरफ है। हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो अंदर की तरफ है। तो मैं बोल सकता हूं सरफेस पे कैसा एंड है, हाइड्रोफिलिक एंड है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे आप बोलते हो हाइड्रोफिलिक मिशेल, इसे आप बोलते हो हाइड्रोफिलिक मिशेल। फिर ये ल्यूमन से ये मिशेल जो होते हैं वो यहां तक आते हैं, सरफेस तक आते हैं, एंटेरोसाइट की जो सेल्स हैं बेसिकली उनकी सरफेस तक आते हैं। सरफेस पे आने के बाद जो आपके लिपिड मॉलिक्यूल हैं वो तो सिंपल डिफ्यूजन से सेल के अंदर चले जाते हैं, सिंपल डिफ्यूजन से सेल के अंदर चले जाते हैं। सेल के अंदर आने के बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं शॉर्ट आपको बता रहा हूं, बेसिकली ये आपके लिपिड्स हैं। लिपिड्स के चारों तरफ, लिपिड्स के चारों तरफ प्रोटीन की एक लेयर बन जाती है, लिपिड्स के चारों तरफ प्रोटीन की एक लेयर बन जाती है, जिसे हम बोल देते हैं, अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं काइलोमाइक्रोन, पूरे स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन एक्सोसाइटोसिस से सेल से बाहर आते हैं और किस में चले जाते हैं, लैक्टियल्स में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं, लैक्टियल्स में चले जाते हैं। तो देखो ल्यूमन में किसका फॉर्मेशन हुआ है, मिशेल का फॉर्मेशन हुआ है, और एंटेरोसाइट में किसका फॉर्मेशन हुआ है, काइलोमाइक्रोन का फॉर्मेशन हुआ है, और फिर काइलोमाइक्रोन आगे चले जाते हैं। बट अगर आपसे एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो यहां पर होता है, इस सरफेस पे यहां पर। तो ये जो हो रहा है वो किसकी फॉर्म में हो रहा है, मिशेल की फॉर्म में हो रहा है। ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है बाद में लैक्टियल्स में वो किसकी फॉर्म में हो रहा है, काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में हो रहा है, काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में हो रहा है। तो चलो बाकी के स्टेटमेंट्स देखते हैं एक बार। चलो तो ग्लूकोज एंड सोडियम पैसिव ट्रांसपोर्ट तो नहीं होता, सोडियम का जो मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो कैसा है, एक्टिव है। तो फिर ये जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा। सेकंड, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड ड्यूडेनम में दे मूव एज काइलोमाइक्रोन, नो दे मूव एज मिशेल, तो ये भी गलत होगा। देन कोलेस्ट्रॉल एंड माल्टोज लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं, ये जो है मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका गलत होगा। और वैसे भी कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक लिपिड है, लिपिड का एब्जॉर्प्शन पैसिव होता है, तो ये वैसे भी गलत होगा। देन ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है, राइट, और ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, बिल्कुल सही बात है। और मेन मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन इज एक्टिव, मेन मोड जो होता है वो कैसा होता है, एक्टिव होता है, तो ये जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी डाउट इन दिस। अगर आप अभी जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ट्रांसपोर्ट जो होता है वो किस तरह से होता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है, और एक्टिव होता है या पैसिव होता है, अगर आप ये चीज याद रखोगे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत होगी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनका मेनली एक्टिव, स्मॉल अमाउंट में पैसिव, जैसे कि ग्लूकोज गैलेक्टोज। मेनली जो होता है वो सिंपोर्ट होता है, बट स्मॉल अमाउंट में सिंपल डिफ्यूजन होता है। अमाइनो एसिड का जो होता है वो भी बिल्कुल किसके जैसा होता है, ग्लूकोज के जैसा होता है। फ्रक्टोज की अगर हम बात करें तो पैसिव होता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है, राइट। और अगर हम लिपिड्स की बात करें तो सिंपल डिफ्यूजन से होता है और पैसिव होता है, सिंपल डिफ्यूजन से होता है और पैसिव होता है। अगर आप इतना याद रखोगे तो एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। If for some reason our goblet cells are non-functional, this will adversely affect. Goblet cells जो हैं वो non-functional है। हमें पता है goblet cells का क्या काम होता है, गॉबलेट सेल्स म्यूकस सिक्रीट करते हैं। म्यूकस जो है वो एक लुब्रिकेटिंग एजेंट होता है, म्यूकस एक लुब्रिकेटिंग एजेंट होता है जो फूड को सॉफ्ट बनाता है, स्मूथ बनाता है। और अगर म्यूकस नहीं होगा तो फूड जो है वो सॉफ्ट नहीं होगा, स्मूथ नहीं होगा, तो उसकी वजह से फूड प्रॉपरली मूव नहीं कर पाएगा, उसकी स्मूथ मूवमेंट नहीं होंगी, राइट। तो स्मूथ मूवमेंट ऑफ द फूड डाउन द इंटेस्टाइन इसको डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। प्रोडक्शन ऑफ सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन एक हार्मोन है, तो इससे तो कोई लिंक नहीं है म्यूकस का, तो ये तो रॉन्ग होगा। सिक्रीशन ऑफ सीबस,
सीबम फ्रॉम सीबेशियस ग्लैंड, तो ये तो स्किन में होती है, तो इनका भी ऐसा यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म ये टेस्टिस में होता है, तो यहाँ पर भी कोई रोल नहीं होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 6। When breastfeeding is replaced by less nutritive food, low in protein and calorie, the infant below the age of 1 year are likely to suffer from। तो क्वेश्चन में आपको दो चीजें दी हुई हैं। यहाँ पे जो डेफिशिएंसी है वो प्रोटीन की भी है और एनर्जी की भी है, दोनों चीजों की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन एंड एनर्जी। दूसरा एज जो है वो लेस देन 1 ईयर है, एज जो है वो लेस देन 1 ईयर है। तो दोनों चीजों से आपको क्लू मिलता है कि ये जो डिजीज है वो कौन सी है, मेरास्मस डिजीज है। ये कौन सी डिजीज है, मेरास्मस डिजीज है। अगर हम क्वाशियोरकर की बात करें जो दूसरे प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन में आता है, क्वाशियोरकर जो होता है इसमें ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी, यहाँ पे एनर्जी डेफिशिएंसी जो है वो नहीं होती है। दूसरा ये होता है 1 to 5 ईयर ऑफ एज, 1 to 5 ईयर ऑफ एज, मतलब 1 से 5 साल के बच्चों में होता है, 1 साल से कम के बच्चों में जनरली ये नहीं होता है। एक चीज और याद रख सकते हो, यहाँ पे आपको स्वेलिंग और इडेमा मिलती है, प्रेजेंट होती है, बट मेरास्मस में स्वेलिंग जो होती है वो भी एब्सेंट होती है। मेरास्मस में स्वेलिंग भी एब्सेंट होती है। तो एक ये चीज है जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो। दोनों में ये 3 मेन डिफरेंस है। मेरास्मस प्रोटीन एंड एनर्जी बोथ आर डेफिसिट, क्वाशियोरकर में सिर्फ प्रोटीन। मेरास्मस 1 साल से कम के बच्चों में होता है, क्वाशियोरकर 1 से 5 साल के बच्चों में होता है। मेरास्मस में स्वेलिंग नहीं होती है, क्वाशियोरकर में स्वेलिंग होती है। मेरास्मस में सब क्यूटेनियस फैट नहीं होता है, बच्चे जो होते हैं उनमें बिलो द स्किन जो फैट होता है वो नहीं होता है, बट क्वाशियोरकर में वो फैट आपको मिलता है। मेरास्मस में सब क्यूटेनियस फैट एब्सेंट होता है, क्वाशियोरकर में सब क्यूटेनियस फैट प्रेजेंट होता है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखोगे। 3-4 डिफरेंस है, इनके बेसिस पे आप इजिली ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेरास्मस, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 7। ए यंग infant may be feeding entirely on mother's milk. A young infant may be feeding entirely on mother's milk which is white in color। ठीक है, मदर्स मिल्क जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, बट द स्टूल विच द इन्फेंट पासिस आउट इज क्वाइट येलोइश। की फीकल मैटर जो होता है, स्टूल जो है वो येलोइश है। वट इज दिस येलो कलर ड्यू टू? जब बच्चा व्हाइट मिल्क इंजेस्ट कर रहा है बट उसका जो फीकल मैटर है वो येलो कलर का है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? वो भी फीकल मैटर जो है या स्टूल जो है वो भी व्हाइट होना चाहिए, बट वो येलो क्यों होता है? बहुत सिंपल सवाल है, राइट। हमें पता है कि लिवर से बाइल पिगमेंट्स रिलीज होते हैं, लिवर से बाइल पिगमेंट्स रिलीज होते हैं, और बाइल पिगमेंट में आते हैं बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। और ये जो बिलिरुबिन बिलिवर्डिन है, इनकी वजह से कलर जो होता है वो कैसा हो जाता है? येलो कलर होता है। इनकी वजह से कलर जो होता है वो कैसा होता है? येलो कलर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें से ये जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्टर्कोबिलिन में। ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्टर्कोबिलिन में, और स्टर्कोबिलिन का जो कलर होता है वो कैसा होता है? येलो होता है। तो ये चीज आप याद रख सकते हो। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, राइट। अनडाइजेस्टेड मिल्क प्रोटीन केसीन, ऐसा कुछ नहीं होता है, केसीन का डाइजेशन होता ही है। पेंक्रियाटिक जूस में आपका बाइल पिगमेंट नहीं होते हैं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इंटेस्टाइनल जूस में भी बाइल पिगमेंट नहीं होते, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 8। वेरी गुड क्वेश्चन, कैलकुलेशन है थोड़ी सी क्वेश्चन में। सुधा हैज कंज्यूम्ड ए मील कंप्राइजिंग ऑफ 10 ग्राम ऑफ बटर, 50 ग्राम ऑफ राइस, 100 ग्राम ऑफ लेंटिल्स एंड 100 ग्राम ऑफ लेटस, स्पिनच सैलड एंड 200 ml ऑफ वाटर। काफी कुछ इंजेस्ट किया है। अब इसमें से आपको एनर्जी जो है ना, इनटेक जो है वो कैलकुलेट करना है। ग्रॉस कितना है और नेट कितना है? नेट को फिजियोलॉजिकल भी बोल देते हैं, नेट को फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू भी बोल देते हैं, और नेट कैलोरी इनटेक भी बोल देते हैं, ठीक है, और टोटल कैलोरी इनटेक भी बोल देते हैं। तो चलो इसके अलग अलग कैलकुलेशन रहेंगी दोनों की, देखते हैं। सबसे पहले बटर कितना है? 10 ग्राम। कितना है? 10 ग्राम। राइस कितने हैं? 50 ग्राम्स। कितने? 50 ग्राम्स। देन नेक्स्ट लेंटिल्स कितने? 100 ग्राम।
कितने 100 ग्राम। देखो लेटुस, स्पिनच, सैलड, सैलड कभी भी कैसा भी हो उसमें फाइबर्स होते हैं, सेल्यूलोज होता है, डाइटरी फाइबर्स होते हैं, और यहाँ पे एनर्जी जो होती है वो आपको कितनी कंसिडर करनी होती है, 0। वाटर की अगर हम बात करें तो इसमें भी एनर्जी आपको कितनी कंसिडर करनी होती है, 0। तो इन दोनों को आप एक्सक्लूड कर दोगे, लेटस, स्पिनच, सैलड एंड वाटर, इसको आप एक्सक्लूड करोगे, 3 की एनर्जी आप कैलकुलेट करोगे। अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू और नेट कैलोरीफिक वैल्यू और टोटल कैलोरीफिक वैल्यू, तो कितना होता है, बटर मतलब फैट, फैट से आपको मिलती है 9 पर ग्राम, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम मीन्स 90 किलो कैलोरी। अगर राइस की बात करें तो इससे मिलती है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, 4 इंटू 50 इक्वल टू 200 किलो कैलोरी। अगर हम बात करें लेंटिल्स, लेंटिल्स में होते हैं प्रोटीन्स और इससे भी मिलती है आपको 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, तो 4 इंटू 100 400 किलो कैलोरी। टोटल यहाँ पे आप देखोगे 400, 200, 600, 690 किलो कैलोरी। ये जो है ये तो नेट है, ये तो नेट है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 3 जो है ये तो गलत हो गए, आंसर जो है वो तो थर्ड होगा। बट आप टोटल कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो भी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। ग्रॉस की अगर हम बात करें, ग्रॉस और हम बोल सकते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी अगर हम बात करें तो बटर की होगी 9.45 इंटू 10, तो ये आपको 9.5 ले लो, इसको 95 के आसपास हो जाएगी, सारी वैल्यूज किलो कैलोरी में है। राइस की होती है 4.1 इंटू 50, तो ये हो जाएगा आपका 205, ठीक है। लेंटिल्स मतलब प्रोटीन, इसका होता है 5.65 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 565, ये हो जाएगा आपका 565। इसको जब आप टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 865 किलो कैलोरी, ये आ जाएगा 865 किलो कैलोरी। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। इस तरह से आप ये जो वैल्यूज हैं इनको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 9। वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। इसमें आपके जो एंजाइम एक्टिविटी है, एंजाइम्स वाले चैप्टर में आप जो पढ़ते हो उसका भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, और इसमें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के कॉन्सेप्ट जो हैं वो भी यूज हुए हैं। देखो पहले एक बार क्वेश्चन देखते हैं, सी स्टडी द ग्राफ गिवन बिलो एंड आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो अगर आप यहां पे देखोगे जो ए एंड सी एंजाइम है ये कम पीएच पे एक्टिव हैं, ये कम पीएच पर एक्टिव हैं, राइट, कम पीएच पर एक्टिव है। बी को आप बोल सकते हो ये नियर न्यूट्रल 7 के आसपास, ये लेस देन 7 पे, और डी जो है वो मोर देन 7 पीएच पे एक्टिव है। ए एंड सी लेस देन 7, बी को आप बोल दोगे नियर 7 और डी को आप बोल दोगे मोर देन 7। आपको सिर्फ इतना देखना है, इसको इसी तरह से इंटरप्रेट करना है कि ए और सी का ऑप्टिमम पीएच जो है वो 7 से कम है, बी का 7 है और डी का 7 से ज्यादा है। देखते हैं सबसे पहले, ए इज पेप्सिनोजन, A is pepsinogen shows proteolytic activity at pH 1.8। A जो है वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम हो सकता है, पेप्सिन हो सकता है, पेप्सिनोजन नहीं हो सकता। पेप्सिनोजन तो इनएक्टिव एंजाइम है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत है। सेकंड ऑप्शन बी कैन बी अमाइलोप्सिन। देखो अमाइलोप्सिन जो होता है वो पैंक्रियाज से रिलीज होता है और पैंक्रियाटिक जूस का पीएच होता है एल्कलाइन 7.8 to 8, 7.8 to 8.3 और 8.2, राइट, अलग अलग बुक्स में अलग अलग वैल्यू दी हुई है। तो ये जो है ये न्यूट्रल तो नहीं हो सकता बी, तो ये भी गलत हो जाएगा, और वैसे भी ये 6.8 बोल रहा है तो वैसे भी गलत है, ये आपकी जो है 7.8 to 8.2 8.3 तक होती है। सी कैन बी रेनिन दैट डाइजेस्ट लैक्टोज। रेनिन जो होता है वो केसिन, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है, मिल्क शुगर का डाइजेशन नहीं करता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है ये भी गलत होगा। लास्ट डी कैन बी ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो पैंक्रियाटिक जूस में रिलीज होता है, पैंक्रियाटिक जूस का पीएच 7 से ज्यादा होता है, तो 7 से ज्यादा होता है। फर्स्ट तो ठीक है कि ट्रिप्सिन जो है वो डी हो सकता है, ट्रिप्सिन जो है वो डी हो सकता है क्योंकि पीएच इसका 7 से ज्यादा रहता है, ऑप्टिमम पीएच। हुज जाइमोजेनिक फॉर्म, ट्रिप्सिन की जाइमोजेनिक फॉर्म क्या होती है, ट्रिप्सिनोजन। इनएक्टिव एंजाइम को बोलते हैं जाइमोजन, तो इसकी जाइमोजेनिक फॉर्म क्या है, ट्रिप्सिनोजन। फॉर्म प्रिवेंट डाइजेशन ऑफ पैंक्रियाटिक सेल्स। देखो पैंक्रियाज में बनता है ट्रिप्सिनोजन, इंटेस्टाइन में आने के बाद ये किस में कन्वर्ट होता है, ट्रिप्सिन में। किसकी हेल्प से, एक एंजाइम होता है एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज एंजाइम
ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। इसका फायदा क्या है इस मैकेनिज्म का कि पहले इनएक्टिव एंजाइम रिलीज हो रहा है, उसके बाद इंटेस्टाइन में आने के बाद वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। मान लो ये पहले से ही एक्टिव फॉर्म में होता, किस फॉर्म में होता, ट्रिप्सिन के फॉर्म में होता, तो ये जो है वो पेंक्रियाटिक सेल्स के प्रोटीन को ही डाइजेस्ट कर देता। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता, पेंक्रियाटिक सेल्स के प्रोटीन को ही डाइजेस्ट कर देता। उससे क्या होता है, पेंक्रियाज का ही डाइजेशन हो जाता, पेंक्रियाज का ऑटो डाइजेशन होता। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये सब एंजाइम जाइमोजेनिक फॉर्म में क्यों रिलीज होते हैं, टू प्रिवेंट द ऑटो डाइजेशन ऑफ पेंक्रियाज। क्योंकि अगर ये इनएक्टिव फॉर्म में होंगे तो ये पेंक्रियाज में तो काम करेंगे नहीं, पेंक्रियाज से बाहर आएंगे, इंटेस्टाइन में आएंगे और इंटेस्टाइन में आने के बाद काम करेंगे, तो इसीलिए पेंक्रियाटिक सेल यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं होंगी। करेक्ट आंसर इज लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। यू कैन डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, रीड सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम लिविंग टिश्यू ऑफ एनिमल। राइट, कोई एंजाइम के कैरेक्टर दिए हुए हैं, देन आपको क्या करना है, द सोर्स एंड द सबस्ट्रेट ऑफ दिस एंजाइम कैन बी। आपको ये देखना है कि एंजाइम कहां से रिलीज होता है, राइट, और इस एंजाइम का जो है सबस्ट्रेट क्या होगा, कौन से केमिकल पे काम करेगा। सबसे पहले एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम, मतलब सेल के बाहर काम करता है, ठीक है। ऑप्टिमम एक्टिविटी 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब मैमल्स का कोई हो सकता है, मैमल्स में जो टेम्परेचर जो होता है वो कितना रहता है, 37 के आसपास रहता है, तो इसकी ऑप्टिमम एक्टिविटी जो है वो 37 पे होगी। देन मोस्ट इफेक्टिव एट pH 7.8, जितना हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि हो सकता है ये इंटेस्टाइन में काम करता हो, क्योंकि इंटेस्टाइन का pH जो होता है वो एल्कलाइन होता है। कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है, तो आपको कोई प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम ढूंढना है। सलाइवा का pH 6.8 होता है, तो ये तो गलत है। पेंक्रियाज से रिलीज होगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, बिल्कुल सही है। पेंक्रियाटिक एंजाइम इंटेस्टाइन में आते हैं जहां पे pH 7.8 होता है और प्रोटीन का डाइजेशन करता है, तो ये सही लग रहा है। स्टमक का pH 1.2 होता है, तो ये तो गलत है, ये तो नहीं हो सकता। स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टार्च में तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होते, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है ये भी सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 11। रीड द गिवन स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट गिवन है और फिर आपको करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे पूछा हुआ है, तो चलो स्टेटमेंट देखते हैं एक बार। इन एडिशन टू इट्स फंक्शन इन न्यूट्रिशन, द GIT प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। देखो एक तो न्यूट्रिटिव फंक्शन तो होते ही हैं, साथ में GIT का फ्लूइड मेंटेनेंस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भी रोल होता है। स्टेटमेंट जो है वो सही है यहाँ पे, क्यों? देखो एक तो क्या होता है कि यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, तो फिर फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो मेंटेन हो रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसमें भी रोल होता है। साथ में कोलोन जो है, एक चीज आप याद रख सकते हो यहाँ पे, कोलोन से पॉलीवैलेंट आयंस, पॉलीवैलेंट आयंस जैसे कि पॉलीवैलेंट आयंस जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, फॉस्फेट, ये सब जो होते हैं इनका एलिमिनेशन भी होता है, इन सब का एलिमिनेशन भी होता है। तो इन सब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भी कॉलन का और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का रोल होता है। तो स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, कॉलेरा इज ए फॉर्म ऑफ डायरिया विच कैन बी फैटल बिकॉज इट क्रिएट्स इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर इम्बैलेंस। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कॉलेरा एक डिजीज है जो कि एक बैक्टीरिया से स्प्रेड होती है। कौन सा बैक्टीरिया, नेम चाहो तो याद रख सकते हो, विब्रियो कॉलरी, बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलरी। इस बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज होती है और ये टाइप का डायरिया है जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड लॉस होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, तो बॉडी में वाटर कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो कम हो जाते हैं और उसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। राइट, तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 12। ए मस्कुलर, glandular and voluntary organ found attached with the floor of oral cavity by a mucous membrane is। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है क्वेश्चन की। जब सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि स्ट्रक्चर अटैच टू द ओरल कैविटी और वो होता है आपका फ्रेन्युलम। बट इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे, एक बार दोबारा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। ए मस्कुलर, ग्लैंडुलर एंड वॉलंटरी, मतलब मसल्स होते हैं जिसमें ग्लैंड्स भी होते हैं, और एक वॉलंटरी ऑर्गन है जिसको आप अपनी विल पावर से इधर उधर मूव कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो।
फाउंड अटैच्ड विद द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, जो कि ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच होता है बाय ये म्यूकस मेम्ब्रेन इज। ये पूछ रहे हैं कि ये मस्कुलर, ग्लैंडुलर एंड वॉलेंट्री ऑर्गन का नाम क्या है, तो इसका नाम है टंग। ठीक है, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा हुआ है कि इस म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन को फ्रेनुलम बोलते हैं, बट क्वेश्चन में पूछा हुआ है ऑर्गन को क्या बोलते हैं, ऑर्गन का नाम होता है यहाँ पे टंग। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन। इसको आप एक बार एनसीईआरटी से पढ़ना, इस लाइन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो आप तभी ठीक कर सकते हो अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है। ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ के हम क्वेश्चन किस तरह से गलत करते हैं। जो क्वेश्चन हमें आता है, हमें पता है कि मस्कुलर, ग्लैंडुलर, वॉलेंट्री ऑर्गन इज टंग, राइट, बट क्वेश्चन को सिर्फ सुपरफिशियल पढ़ के और फिर आंसर फ्रेनुलम मार्क कर देते हैं, जो गलती आपको नहीं करनी है, राइट। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, उस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, चाहे आपको 5 सेकंड फालतू लग जाए क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अल्टीमेटली, राइट। चलो, तो वी कैन मूव एट क्वेश्चन नंबर 13। व्हेन ए सर्जन मेक्स एन इंसिजन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जब एक सर्जन स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई इंसिजन लगाता है, उसको कट करता है स्कैल्पल से, नाइफ से, इन विच ऑर्डर वुड द फिजिशियन एनकाउंटर दीज स्ट्रक्चर इन गट वॉल। गट वॉल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आएंगे, तो देखो गट वॉल की अगर आपने हिस्टोलॉजी पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो। गट वॉल की हिस्टोलॉजी में आउटसाइड टू इनसाइड कौन कौन से लेयर्स होते हैं, एक बार फटाफट देख सकते हैं इसको हम। तो देखो, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सिरोसा। सबसे पहली जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सिरोसा। सिरोसा के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगी वो होती है मस्कुलरिस लेयर। नेक्स्ट लेयर जो होती है वो कौन सी लेयर होती है, मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस लेयर के बाद नेक्स्ट लेयर जो होती है वो होती है सबम्यूकोजा। तो नेक्स्ट लेयर यहां पे आपको कौन सी मिलेगी, सबम्यूकोजा। और सब म्यूकोजा के अंदर जो लेयर मिलती है वो कौन सी होती है, म्यूकोजा। अगर हम म्यूकोजा को फर्दर डिस्कस करें, म्यूकोजा की फर्दर डिटेल स्टडी करें, तो इसके अंदर आपको मिलेगी म्यूकोजा। अब उसको मैं बाहर से फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे बाहर यहां पे अगर हम देखेंगे तो कौन सी है, सिरोसा, इसके बाद मस्कुलरिस, इसके बाद सब म्यूकोजा, और फिर सबसे अंदर आपको मिलेगी म्यूकोजा। यहाँ पे जो ये नेक्स्ट इनर लाइनिंग जो होगी वो कौन सी होगी, म्यूकोजा। म्यूकोजा को अगर हम फर्दर स्टडी करें तो कौन कौन सी लेयर्स होंगी, देखो, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो लेयर होती है म्यूकोजा मस्कुलरिस। सबसे बाहर वाली लेयर होती है म्यूकोजा मस्कुलरिस। नेक्स्ट लेयर जो होती है वो होती है लमाइना प्रोप्रिया, और फिर सबसे अंदर जो लेयर होती है वो होती है एपिथेलियल सेल लेयर। सबसे अंदर जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, एपिथेलियल सेल लेयर। तो देखो, सबसे बाहर कौन सी मिलेगी, सिरोसा। तो सबसे पहले तो मिलेगी सिरोसा, तो सबसे पहले आना चाहिए सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो दो आंसर हो सकते हैं ए एंड डी। नेक्स्ट सिरोसा के बाद नेक्स्ट मिलेगी मस्कुलरिस लेयर, मस्कुलरिस मतलब डी, तो दोनों में ही डी है, ठीक है। उसके बाद मिलेगी सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा मतलब बी, तो यहाँ पे ई दिया हुआ है, ये तो गलत हो गया, ये है बी, तो ये ठीक हो गया। चलो आगे का भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट लेयर जो आपको मिलेगी म्यूकोजा, म्यूकोजा में सबसे बाहर म्यूकोजा मस्कुलरिस मतलब एफ, तो एफ। इसके बाद लमाइना प्रोप्रिया, लमाइना प्रोप्रिया मीन्स ई, और फिर सबसे अंदर एपिथेलियल सेल लेयर ए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा लास्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर आपका होगा लास्ट ऑप्शन। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सबसे बाहर सिरोसा, देन मस्कुलरिस, देन सब म्यूकोजा, देन म्यूकोजा। म्यूकोजा में फर्दर 3 लेयर होती है, म्यूकोजा मस्कुलरिस, लमाइना प्रोप्रिया एंड एपिथेलियल सेल लेयर।
ये जो मस्कुलरिस लेयर होती है इसमें भी आप एक बात और याद रख सकते हो, इस मस्कुलरिस में भी आउटर एंड इनर लेयर होते हैं। जो आउटर लेयर होती है उसमें लॉन्जिट्यूडनल मसल्स होते हैं और जो इनर लेयर होती है उसमें सर्कुलर मसल्स होते हैं, तो ये चीज भी आप यहां पे याद रख सकते हो, आउटर लेयर लॉन्जिट्यूडनल मसल्स एंड इनर लेयर सर्कुलर मसल्स। तो आई होप ये जो पार्ट है ये आपको क्लियर होगा, इसमें फर्दर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 14, a unique vascular connection that exhibit between the digestive tract and liver। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में कनेक्शन है, इज कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। सेलेक्ट द ब्लड वेसल दैट ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बट न्यूट्रिएंट ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सी ब्लड वेसल है जो कि इंटेस्टाइन से और लीवर तक ब्लड लेके जाती है। देखो नॉर्मल सर्कुलेशन की अगर हम बात करें, नॉर्मल सर्कुलेशन कैसे होता है, तो नॉर्मल सर्कुलेशन होता है, स्टार्ट होता है हार्ट से, वहां से जाएगा ऑर्गन तक और ऑर्गन से बैक टू द हार्ट, ऑर्गन से बैक टू द हार्ट। ये जो आर्टरी होती है इसे आप बोलोगे सिस्टमिक आर्टरी और इसे आप बोलोगे सिस्टमिक वेन, बट अगर आप पोर्टल सर्कुलेशन की बात करोगे तो पोर्टल सर्कुलेशन किस तरह से होता है। पोर्टल सर्कुलेशन में सबसे पहले ब्लड स्टार्ट होता है हार्ट से ब्लड जाएगा किसी एक ऑर्गन तक, ऑर्गन 1, और ऑर्गन 1 से ब्लड जाएगा ऑर्गन 2, हार्ट में नहीं जाता, किसी दूसरे ऑर्गन में जाता है, एंड देन फ्रॉम दिस ऑर्गन टू बैक टू द हार्ट। नॉर्मल सर्कुलेशन अगर आप देखोगे तो ऑर्गन्स में कैपिलरीज होते हैं, पूरे सर्कुलेशन में एक बार कैपिलरीज आते हैं, बट अगर आप पोर्टल सर्कुलेशन की बात करोगे तो यहां पे ऑर्गन 1 में कैपिलरीज होंगे, ऑर्गन 2 में कैपिलरीज होंगे, यहां पे 2 बार कैपिलरीज होंगे। और ये जो वेसल होती है जो कि कैपिलरीज से स्टार्ट होती है, कैपिलरीज पे खत्म होती है, दोनों ऑर्गन्स को कनेक्ट करती है, इसे हम बोलते हैं पोर्टल वेन। अगर हम एक एग्जांपल लें तो ऑर्गन 1 हो सकता है इंटेस्टाइन, ऑर्गन 2 हो सकते हैं लिवर में ब्लड जाता है इंटेस्टाइन से, और ये जो पोर्टल वेन होती है इसे हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। देखो बहुत सिंपल है, जिस भी ऑर्गन में ब्लड जाएगा जो ऑर्गन 2 होगा उसके नाम पे पोर्टल सिस्टम होता है। जैसे लिवर में अगर जाता है तो हिपैटिक पोर्टल वेन, किडनी में अगर जाता है तो रीनल पोर्टल वेन, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है तो उसका दूसरा नेम होता है हाइपोफाइसिस सेरेब्राई, तो उसे हम बोल देते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। तो जिस ऑर्गन में ब्लड जाता है जो ऑर्गन 2 है उसका जो नाम होता है उसी के बेसिस पे पोर्टल सिस्टम का नाम होता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम आपको ह्यूमन में मिलता है, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम वो भी ह्यूमन में आपको मिलता है, और रीनल पोर्टल सिस्टम ह्यूमन में नहीं मिलता है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इन सब में वो आपको मिलता है। तो यहां पे करेक्ट आंसर इसका होगा हिपैटिक पोर्टल वेन, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 15। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, white or clay colored of the fecal matter, liver is affected, cholelithiasis, stone in the common hepatic duct, stone in the common bile duct, skin and eyes turn yellow due to deposition of bile pigment. How many of them are related to jaundice? अब इनमें से देखना है कि कौन कौन से ऑप्शंस है जो कि जॉन्डिस से रिलेटेड है। देखो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस एनसीईआरटी में क्लियर कट दिया हुआ है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में एनीमिया होता है और जॉन्डिस भी होता है, एनीमिया होता है और जॉन्डिस होता है, तो ये जॉन्डिस से रिलेटेड है। जॉन्डिस में अगर आप देखोगे तो बिलिरुबिन और जो बाइल पिगमेंट है बिलिवर्डिन है वो आपके ब्लॉक हो जाते हैं, वो जो है ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते। अगर वो ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे तो वो फीकल मैटर में भी नहीं आएंगे, फीकल मैटर में नहीं आएंगे तो फीकल मैटर का कलर जो है वो ब्राउन येलो नहीं होगा, फीकल मैटर का कलर या तो व्हाइट हो सकता है या फिर क्ले कलर्ड हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो ये जो है ये भी जॉन्डिस से रिलेटेड है। अगर जॉन्डिस होता है तो उस केस में बाइल पिगमेंट इंटेस्टाइन में नहीं आते, बाइल जूस बनना कम हो जाता है, तो फिर फीकल मैटर का कलर येलो नहीं रहता, व्हाइट हो जाता है या फिर क्ले कलर्ड हो जाता है, वो डिपेंड करता है कि फूड कैसा है। नेक्स्ट लीवर इफेक्ट होता है, बहुत सही स्टेटमेंट है कि आपका जो जॉन्डिस है उसमें लीवर इफेक्ट होता है। लीवर जो है वो बाइल पिगमेंट एलिमिनेट नहीं करता है।
कोलेलिथियासिस और स्टोन इन द कॉमन हिपैटिक डक्ट। अगर कॉमन हिपैटिक डक्ट में जहां से बाइल आता है अगर वहां पे स्टोन होगा तो वो उस डक्ट को ब्लॉक कर देगा, और अगर उस डक्ट को हमने ब्लॉक कर दिया तो वहां से बाइल नीचे नहीं आ पाएगा, तो बाइल जो है वो लिवर में इकट्ठा होगा। जब लिवर में इकट्ठा होगा तो लिवर डैमेज होगा, फिर वहां से बाइल बनना बंद हो जाएगा, और अगर बाइल बनना बंद हो गया तो ब्लड में बाइल पिगमेंट बढ़ जाएंगे और वहां पे भी क्या होगा, जॉन्डिस होगा। तो ये भी जॉन्डिस से रिलेटेड है, ये भी जॉन्डिस से रिलेटेड है। अगर कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन होता है तो भी सेम स्टोरी होगी, कॉमन बाइल डक्ट से बाइल नहीं आएगा, और अगर बाइल नहीं आएगा तो फिर से बाइल जो है वो ब्लड में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, बाइल पिगमेंट्स ब्लड में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस केस में भी जॉन्डिस हो सकता है। स्किन एंड आईज टर्न येलो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट, तो यही तो होता है जॉन्डिस में। जॉन्डिस में येलोइश डिस्कलराइजेशन होता है, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, आपके नेल्स, आईज, टंग, इन सब का येलोइश डिस्कलराइजेशन होता है बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन की वजह से। ठीक है, तो ये भी इससे रिलेटेड है। तो फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट रिलेटेड है, सेकंड भी रिलेटेड है, थर्ड भी रिलेटेड है, फोर्थ भी रिलेटेड है, फिफ्थ भी और सिक्स्थ भी, सारे के सारे जॉन्डिस से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 16। इन द प्रोसेस ऑफ फैट इमल्सिफिकेशन द बाइल सॉल्ट मेक फैट्स मोर ससेप्टेबल टू द एक्शन ऑफ लाइपेज। कि जब इमल्सिफिकेशन होता है, बाइल सॉल्ट जो है वो इमल्सिफिकेशन करते हैं, तो उसमें लाइपेज की एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, लाइपेज का एक्शन जो है वो बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? तो इमल्सिफिकेशन में होता क्या है कि एक लार्ज फैट ग्लोब्यूल है, एक लार्ज फैट ग्लोब्यूल है, बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, इसका इमल्सिफिकेशन जब करते हैं तो क्या होता है, ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब यहाँ पे फैट ग्लोब्यूल का साइज कम हुआ तो इनका जो टोटल सरफेस एरिया है वो बढ़ गया, टोटल सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है। सरफेस एरिया अगर बढ़ता है तो एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। लोअरिंग द पीएच ऑफ फ्लूइड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है। देन फंक्शनिंग ऑफ कैटलिस्ट फॉर द लाइपेज, लाइपेज के लिए कैटलिस्ट होते हैं, नो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देन ट्रांसपोर्टिंग फैट ग्लोब्यूल इन द रीजन ऑफ लाइपेज एक्टिविटी, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द फैट ग्लोब्यूल एक्सपोज टू द लाइपेज, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, तो आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ। सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल अगर छोटा होगा तो उस पे एंजाइम जो है वो ज्यादा एक्ट करते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following are absorbed directly into the lymph vessel called lacteal instead of blood? मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले जब मैंने फैट का एब्जॉर्प्शन डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था मिशेल जो होते हैं वो जाते हैं एंटेरोसाइट में, फिर एंटेरोसाइट में बनते हैं काइलोमाइक्रोन, और काइलोमाइक्रोन जो होते हैं वो एंटर करते हैं किसमें, लैक्टियल्स में, वो एंटर करते हैं किसमें, लैक्टियल्स में। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो आंसर क्या होगा, काइलोमाइक्रोन, जिसमें क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं, और लिपिड्स के ऊपर प्रोटीन की कोटिंग होती है, लिपिड्स के ऊपर प्रोटीन की कोटिंग होती है, प्रोटीन की कवरिंग होती है। अमाइनो एसिड है, माल्टोज है, ग्लूकोज है, ये सारे ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होते हैं, ये लिम्फ वेसल्स में नहीं जाते। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 18। कॉमन फीचर शेयर्ड बाय सलाइवरी अमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज एंड पेप्सिन। तो देखो सलाइवरी अमाइलेज कौन कौन से हैं देख लेते हैं, पैंक्रियाटिक लाइपेज एंड पेप्सिन, दे आर प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम। नो, ये जो होता है वो स्टार्च पे एक्ट करता है, ये जो होता है वो लिपिड्स पे एक्ट करता है, और ये जो है वो प्रोटीन पे एक्ट करता है। तो सारे के सारे ये तो प्रोटियोलिटिक नहीं है, तो ये तो गलत है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, एक्ट एज एसिडिक पीएच, ये जो होता है वो न्यूट्रल पीएच 7.8 नियर 6.8 नियर न्यूट्रल पीएच पे एक्ट करते हैं। लाइपेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है वो 7.8 पे करता है आपका एल्कलाइन पे, और ये जो होता है वो 1.2 to 1.8 मतलब एसिडिक में करता है, तो ये भी गलत है। सिंथेसाइज्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, नो। सलाइवरी अमाइलेज जो है वो सलाइवरी ग्लैंड्स में सिंथेसाइज होता है, ओरल कैविटी में। पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है वो पैंक्रियाज में होता है, और पेप्सिन जो है वो आपका स्टमक में होता है, तो फिर सारे के सारे इंटेस्टाइन में भी नहीं होते, ये भी गलत है। तीनों एंजाइम जो हैं वो एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम, तो ये तो राइबोजाइम नहीं है,
तीनों के तीनों जो है वो प्रोटीन एंजाइम होते हैं, तीनों के तीनों प्रोटीन एंजाइम होते हैं। तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर फ्रॉम द परमानेंट डेंटिशन इज नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ। क्वेश्चन में पूछा है प्राइमरी डेंटिशन, परमानेंट डेंटिशन। प्राइमरी डेंटिशन जो है और परमानेंट डेंटिशन की अगर हम बात करें तो प्राइमरी डेंटिशन डेसिडुअस टीथ भी बोल देते हैं, टेम्परेरी डेंटिशन भी बोल देते हैं, टेम्परेरी डेंटिशन भी बोल देते हैं। क्या डिफरेंस होता है? देखो यहां पे इसका अगर आप जनरल फॉर्मूला देखोगे तो ये होता है 2102/2102, और इनका जो परमानेंट का जो होता है वो होता है 2123/2123। आप देख सकते हो इंसाइजर, कैनाइन और मोलार यहां पर है, इंसाइजर, कैनाइन और मोलार यहां पर है। प्री मोलार जो होते हैं वो सिर्फ कहां पर होते हैं? परमानेंट डेंटिशन में होते हैं, वो प्राइमरी डेंटिशन में नहीं होते हैं। प्री मोलार जो होते हैं वो प्राइमरी डेंटिशन में नहीं होते हैं। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। यू कैन डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन। द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस मींस इंटेस्टाइनल जूस। सक्कस एंटेरिकस मींस इंटेस्टाइनल जूस, जो कि इंटेस्टाइन से सिक्रीट होता है। तो देखो इंटेस्टाइनल जूस के आप एंजाइम सारे याद रख सकते हो। यहां पे एमाइनो पेप्टिडेज होता है, यहां पे डाइपेप्टिडेज होता है। ये दोनों जो है वो आपके प्रोटीन के लिए होते हैं, प्रोटीन और डाइपेप्टाइड्स वगैरह के लिए होते हैं। देन यहां पे आपको अल्फा डेक्सट्रीनेज मिलता है जो डेक्सट्रीन का ब्रेकडाउन करता है। यहां पे आपको माल्टेज मिलता है, यहां पे आपको सुक्रेज मिलता है, यहां पे आपको लैक्टेज मिलता है जो कि माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज का ब्रेकडाउन करते हैं। यहां पे आपको लाइपेज मिलता है जो कि लिपिड का ब्रेकडाउन करता है। यहां पे आपको न्यूक्लियोटाइडेज मिलता है और यहां पे आपको न्यूक्लियोसाइडेज मिलता है जो कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का ब्रेकडाउन करते हैं। तो ये सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं वो कहां पर होते हैं? इंटेस्टाइनल जूस में होते हैं। माल्टेज होता है, न्यूक्लियोसाइडेज होता है और आपका लाइपेज होता है। न्यूक्लियेज एंजाइम जो होता है वो कहां पर होता है? पैंक्रियाटिक जूस में होता है। ये जो है वो पैंक्रियाटिक जूस का एंजाइम है। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 21st। गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट कंटेन। इन्फेंट की बात कर रहे हैं तो देखो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होगा? पेप्सिनोजन होगा, इन्फेंट में रेनिन भी होगा, रेनिन डबल एन होगा, रेनिन भी होगा। साथ में देखो इन्फेंट में जो इनका मिल्क होता है, मदर्स मिल्क होता है, उसमें लिपिड होता है और लिपिड के ब्रेकडाउन के लिए यहाँ पे आपको लाइपेज भी मिलता है, यहाँ पर आपको लाइपेज भी मिलता है। देखो न्यूक्लियेज जो होता है वो इंटेस्टाइन में होता है, गलत है। पेप्सिनोजन, लाइपेज, रेनिन सही लग रहा है। एमाइलेज ये भी नहीं होगा, माल्टेज ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, पेप्सिनोजन, लाइपेज एंड रेनिन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22nd। इन द स्टमक गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय, गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय। तो एसिड का सिक्रीशन, HCl सिक्रीशन मैंने आपको पहले बताया था आज ही के डिस्कशन में, कौन करता है? पैराइटल सेल्स करते हैं। कौन करते हैं? पैराइटल सेल्स करते हैं। गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग सेल ये कि आपके एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं जी सेल्स, इनको बोलते हैं जी सेल्स। पेप्टिक सेल्स जो होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जैसे कि पेप्सिनोजन है, प्रोरेनिन है, गैस्ट्रिक लाइपेज है, ये सब करते हैं। एसिडिक सेल्स तो कुछ नहीं होते हैं यहाँ पे, राइट। करेक्ट आंसर होगा आपका पैराइटल सेल या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स हो सकता था अगर वो ऑप्शन में होता, तो वो नहीं है यहाँ पे, तो आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। Which of the following guard the opening of hepatopancreatic duct into the duodenum? तो ये आपका जो पूरा बिलियरी सिस्टम है, हिपैटो बिलियरी सिस्टम है, जहां पे बाइल फ्लो होता है, उसका क्वेश्चन है, राइट। तो अगर आपको ध्यान हो तो ये लिवर है, राइट। लिवर के यहां पे जो है आपका होता है गॉल ब्लैडर, सॉरी गॉल ब्लैडर। सबसे पहले क्या होता है, यहां से एक डक्ट आती है और यहां से एक डक्ट आती है, ये होते हैं राइट एंड लेफ्ट hepatic duct, right and left hepatic duct. They join and they form
दोनों मिल के बना लेते हैं क्या, कॉमन हिपैटिक डक्ट। मिलके क्या बना लेते हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट और ये जो गॉल ब्लैडर है, यहां से एक डक्ट आती है जिसे हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, जिसे हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। यहां पे होती है सिस्टिक डक्ट, और ये होता है आपका गॉल ब्लैडर, ये है आपका लिवर, ये है आपका लिवर। एंड इसके बाद ये दोनों ज्वाइन करते हैं, और ये दोनों ज्वाइन करके यहां पे एक और डक्ट बनाते हैं, जिस डक्ट का नाम है कॉमन बाइल डक्ट, जिस डक्ट का नाम है कॉमन बाइल डक्ट। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर होता है पेंक्रियाज, यहां पर होता है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज की अपनी एक डक्ट होती है, जिसे हम बोलते हैं मेन पेंक्रियाटिक डक्ट, जिसे हम बोलते हैं मेन पेंक्रियाटिक डक्ट, और बोल सकते हैं डक्ट ऑफ विल्सन, और इसे हम बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन और मेन पेंक्रियाटिक डक्ट। अब होता क्या है कि ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये भी यहीं से आती है, और ये पेंक्रियाटिक डक्ट के साथ ज्वाइन करती है। पेंक्रियाटिक डक्ट से ज्वाइन करने के बाद ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम बोलते हैं हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट और हिपैटो पेंक्रियाटिक एम्पुला। हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट और हिपैटो पेंक्रियाटिक एम्पुला जो कहाँ पर ओपन होता है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये क्या है, ड्यूडेनम है। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ड्यूडेनम है। तो ये कहां पर ओपन हो रहा है, ड्यूडेनम में, हिपैटो पेंक्रियाटिक एम्पुला। और हिपैटो पेंक्रियाटिक एम्पुला को यहां पे गार्ड करने के लिए यहां पे एक स्फिंक्टर होती है, जिस स्फिंक्टर को हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। इस स्फिंक्टर को हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। एक स्फिंक्टर यहां पर भी होती है, चाहो तो आप याद रख सकते हो, एक स्फिंक्टर जो होती है वो यहां पर भी होती है, और ये जो स्फिंक्टर होती है इसे हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। किसको गार्ड कर रही है, देख के आप इजीली आंसर कर सकते हो। ये जो है ये आपका गार्ड करती है किसे, कॉमन बाइल डक्ट को गार्ड करती है, किसे, कॉमन बाइल डक्ट को। तो ये भी आप यहां पे इजीली याद रख सकते हो, ठीक है। तो फ्लो ऑफ बाइल कैसे होगा, सबसे पहले राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, फिर कॉमन हिपैटिक डक्ट, फिर कॉमन बाइल डक्ट, फिर हिपैटो पेंक्रियाटिक एम्पुला, और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के थ्रू वो किसमें ओपन हो जाते हैं, ड्यूडेनम में। अगर गॉल ब्लैडर से आ रहा है तो गॉल ब्लैडर सिस्टिक डक्ट, उसके बाद कॉमन बाइल डक्ट, फिर हिपैटो पेंक्रियाटिक एम्पुला, और फिर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के थ्रू वो अल्टीमेटली ओपन होता है ड्यूडेनम में। तो ये पाथ जो है वो आपको याद रखना है। देखो ठीक है, आंसर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्फिंक्टर ऑफ हो जाए, आंसर तो यहाँ पे हो जाएगा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। सेमिलुनार वेल्व जो होते हैं वो हार्ट में होते हैं। इलियोसिकल वेल्व इलियम और सीकम के बीच होते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो स्टमक और ड्यूडेनम के बीच होती है, स्टमक एंड ड्यूडेनम के बीच होती है। और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई आपको यहाँ पे पता है हिपैटो पेंक्रियाटिक एम्पुला पर होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था और इस डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, which hormone do stimulate the production of pancreatic juice and bicarbonate? देखो इंसुलिन जो है वो तो पैंक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को नहीं करता, ये तो ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, और ग्लूकागोन जो है वो ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है। तो ये सेट तो आंसर नहीं हो सकता। एंजियोटेंसिन जो है वो आपका यूरिन से रिलेटेड है, बेसिकली वैजो कंस्ट्रिक्शन करता है, पीसीटी से सोडियम एंड वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन को बढ़ाता है, जीएफआर को बढ़ाता है। एपिनेफ्रिन का भी यहाँ पे ऐसा कोई रोल नहीं है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट गैस्ट्रीन जो है वो आपके स्टमक पे एक्ट करता है, गैस्ट्री टर्म जो है वो यूज होती है स्टमक के लिए, तो ये एचसीएल सिक्रीशन को बढ़ाता है, एंजाइम्स के सिक्रीशन को बढ़ाता है, बट इससे रिलेटेड नहीं होगा। कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रिटीन ये जो है वो पैंक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट सिक्रीशन को जो है बढ़ाते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन।
करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। कोलेसिस्टोकाइनिन जो है वो पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स को बढ़ाता है, और सिक्रिटिन जो है वो नॉन एंजाइमेटिक पार्ट जो होता है उसको इंक्रीज करता है, नॉन एंजाइमेटिक पार्ट को इंक्रीज करता है, वाटर को इंक्रीज करेगा और बाइकार्बोनेट को इंक्रीज करेगा, बाइकार्बोनेट को इंक्रीज करेगा। तो ये चीज आप यहां पे याद रख सकते हो, करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, विच सेल ऑफ क्रिप्ट ऑफ लिबरकून सिक्रीट एंटी बैक्टीरियल लाइसोसोम। तो देखो दो चीजें हैं एंटी बैक्टीरियल, एक तो लाइसोसोम और लाइसोजाइम, और एक होते हैं डिफेंसिन प्रोटीन जो कि डिफेंस से रिलेटेड है। आपके डिफेंसिन प्रोटीन ये दोनों कौन सिक्रीट करता है? पैनेट सेल्स। कौन सिक्रीट करता है? पैनेट सेल्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, राइट। जाइमोजन सेल जो है वो इनएक्टिव एंजाइम सिक्रीट करेंगे, ये आपके स्टमक में मिलेंगे, पैंक्रियाज में मिलेंगे। कफर सेल जो होते हैं वो फैगोसिटिक सेल्स होते हैं, लिवर में होते हैं। अर्जेंटाफिन सेल्स जो होते हैं वो इंटेस्टाइन में जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उन सेल्स को बोलते हैं अर्जेंटाफिन सेल्स। तो ये आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पे आंसर होगा पैनेट सेल्स। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस के कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये तीन एंजाइम तो हो गए आपके प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। लिपिड डाइजेशन के लिए पैंक्रियाटिक लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए पैंक्रियाटिक अमाइलेज, और इसी का ही दूसरा नाम है अमाइलोप्सिन, और आपके इसको स्टेप्सिन भी बोल देते हैं। जो फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं उनको स्टेप्सिन भी बोल देते हैं। एंड न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन के लिए आपको मिलेंगे न्यूक्लियेजेज, और इनको हम डीएनएज और आरएनएज भी बोल देते हैं। जो डीएनए का ब्रेकडाउन करता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, और जो आरएनए का ब्रेकडाउन करता है वो राइबोन्यूक्लियेज, राइट। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो अमाइलेज, पेप्सिन तो स्टमक से होता है तो ये तो गलत हो जाएगा। पेप्टिडेज, अगेन इसमें पेप्सिन है तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। यहां पे अगर आप देखोगे तो रेनिन, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी स्टमक से होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। लाइपेज होता है, अमाइलेज होता है, ट्रिप्सिनोजन होता है और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज भी होता है। तो ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 27। ए बेबी बॉय एज्ड 2 years is admitted to the play school and passes through a dental check. The dentist observed that the boys had 20 teeth. Which teeth were absent? सेम क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था। 2 year का बच्चा है तो इसमें जो डेंटल फॉर्मूला होगा वो होगा 2102/2102 5/5 × 2। तो यहाँ पे टोटल टीथ कितने हो जाएंगे? 20। टोटल टीथ कितने हो जाएंगे? 20। कैनाइन्स होते हैं, इंसाइजर्स होते हैं, राइट, एंड प्री मोलार नहीं होते और मोलार होते हैं, मोलार होते हैं, राइट। कैनाइन्स, ये वाले कैनाइन्स होते हैं, ये वाले इंसाइजर्स होते हैं, ये प्रीमोलार होते हैं और ये मोलार होते हैं। तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। तो प्रीमोलार यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन। ह्यूमन डेंटिशन के लिए कौन सी टर्म होती है? देखो एनसीईआरटी में सीधा सीधा 3 टर्म दी हुई है ह्यूमन डेंटिशन के लिए। एक दिया हुआ है थीकोडोंट, एक दिया हुआ है हेट्रोडोंट, और एक दिया हुआ है डायफाइडोंट। एक दिया हुआ है डायफाइडोंट। थीकोडोंट का क्या मतलब होता है? थीकोडोंट का मतलब होता है कि जो बोन होते हैं उसमें इस तरह के सॉकेट्स होते हैं, इस तरह के सॉकेट्स होते हैं, और टीथ जो होते हैं वो इन सॉकेट्स में इस तरह से एम्बेडेड होते हैं। टीथ जो होते हैं वो इस तरह से इन सॉकेट्स में क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। एंड दीज सॉकेट्स दे आर कॉल्ड एल्वियोलस। इन सॉकेट्स को हम क्या बोल देते हैं? एल्वियोलस। और इस तरह का जो डेंटिशन होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? थीकोडोंट डेंटिशन। उसे हम क्या बोल देते हैं? थीकोडोंट डेंटिशन। नेक्स्ट हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट मीन्स टीथ दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप। उनकी जो मॉर्फोलॉजी है, स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग टाइप की है। जैसे फ्रॉग होता है उसमें सारे टीथ एक ही जैसे होते हैं,
तो उसे बोलते हैं होमोडोंट डेंटिशन। यहाँ पे टीथ अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे इंसाइजर्स होते हैं, कैनाइंस होते हैं, प्री मोलार होते हैं, मोलार होते हैं। कैनाइंस होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, प्री मोलार और मोलार को अगर आप देखोगे तो उसमें आपको कस्प मिलते हैं। ये जो दोनों टीथ होते हैं वो ब्यूनोडोंट टीथ होते हैं, इनमें आपको सरफेस जो होती है वहाँ पर आपको कस्प मिलते हैं। तो अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं, इसलिए आपको ये जो डेंटिशन है इसे आप क्या बोल देते हो, हेट्रोडोंट डेंटिशन। इसे आप बोल देते हो हेट्रोडोंट डेंटिशन। अगर आप टीथ की बात करोगे तो पहले एक टेम्पररी टीथ आते हैं और फिर उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। तो 2 सेट ऑफ टीथ आ रहे हैं, तो इसलिए इसे आप क्या बोल देते हो, डायाफाइडोंट डेंटिशन। इसे आप क्या बोल देते हो, डायाफाइडोंट डेंटिशन। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो जो करेक्टर होगा प्लूरोडोंट नहीं होते हैं, थीकोडोंट, डायाफाइडोंट एंड हेट्रोडोंट। सही लग रहा है? नेक्स्ट ऑप्शन थीकोडोंट, डायाफाइडोंट, होमोडोंट तो नहीं होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, तो ये भी गलत है। प्लूरोडोंट भी नहीं होते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। मोनोफाइडोंट भी नहीं होते हैं, तो ये भी गलत है। होमोडोंट नहीं होते हैं, तो ये भी यहाँ पे आपका गलत रहेगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड ऑप्शन। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, याद रखना है, थीकोडोंट, हेट्रोडोंट एंड डायाफाइडोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद देयर रेस्पेक्टिव लोकेशंस इन द ऑर्गन। कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो देखो, क्रिप्ट ऑफ लिबरकून जो आपको मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? क्रिप्ट ऑफ लिबरकून आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं, ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं, ठीक है। सेकेंड, अगर आप देखोगे ग्लीसन्स कैप्सूल, ग्लीसन्स कैप्सूल जो है वो लिवर के लिए एप्लीकेबल है। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो आपको पेंक्रियाज में मिलते हैं, ये आपको पेंक्रियाज में मिलते हैं। और ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो ड्यूडेनम की सब म्यूकोजा में मिलते हैं। तो अगर आप देखोगे तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पेंक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट होते हैं, एंडोक्राइन पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 1 to 2 मिलियन, 1 से 2 मिलियन के आसपास आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। ग्लीसन्स कैप्सूल लिवर में मिलता है, लिवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट याद रखना है क्या होती है? हिपैटिक लोब्यूल, ये होता है हिपैटिक लोब्यूल। कई बार ऑप्शन में ना हिपैटिक लोब दिया होता है और हम जल्दबाजी में उसको ठीक कर देते हैं, याद रखना है हिपैटिक लोब नहीं, लिवर में लोब तो सिर्फ 2 ही होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट 2 ही लोब होते हैं। चीज को याद रखना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हिपैटिक लोब्यूल, नोट लोब। और इस हिपैटिक लोब्यूल की जो कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल, उसे हम बोलते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल। कई बार स्टेटमेंट आपको मिल जाता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर इज हिपैटिक लोब विच इज कवर्ड बाय ग्लीसन्स कैप्सूल। अब जल्दबाजी में क्या होता है, हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और लोब्यूल और लोब का डिफरेंस जो है वो भूल जाते हैं। याद रखना है हिपैटिक लोब्यूल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, नॉट हिपैटिक लोब। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है वो फोर्थ से रिलेटेड है। आइसोलेट्स ऑफ पेंक्रियाज, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मैंने आपको बता दिया पेंक्रियाज में मिलते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड जो होते हैं वो आपको कहां पे मिलते हैं? सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूडेनम, सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूडेनम। तो अब आप मैच कर सकते हो, ए का थर्ड ऑप्शन होगा तो ये नहीं हो सकता, बी का फोर्थ होगा तो बी का फोर्थ होगा, ये हो सकता है, ये गलत है। सी का फर्स्ट होगा और डी का सेकंड होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप सबको समझ आया होगा, आसान सवाल है बट आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द सेल्स हुज सिक्रीशन प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस एंजाइम। देखो, एंजाइम से प्रोटेक्शन के लिए आपके पास होता है म्यूकस, जैसे कि ये आपका स्टमक है, स्टमक में यहाँ पे होती है आपकी गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, यहाँ पे होती है पाइलोरिक स्फिंक्टर, राइट। अब यहाँ पे होता है HCl, यहाँ पे होता है बहुत सारा HCl। हमें क्या करना है, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, और इन सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको एक कवरिंग मिलती है। किसकी कवरिंग मिलती है? म्यूकस की कवरिंग मिलती है। यहाँ पर आपको कवरिंग मिलती है किसकी? म्यूकस की कवरिंग मिलती है। और इसी म्यूकस में क्या होता है? बाइकार्बोनेट होते हैं, और ये बाइकार्बोनेट क्या करते हैं? HCl को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दूसरा HCl जो है वो सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में भी नहीं आ पा रहा, इसलिए इनर लाइनिंग जो होती है वो आपकी प्रोटेक्टेड रहती है। और म्यूकस का सिक्रीशन जो होता है वो कहाँ से होता है? या तो आप बोल सकते हो म्यूकस सेल्स,
या आप बोल सकते हो म्यूकोसाइट्स, या आप बोल सकते हो थर्ड नेम इज गॉबलेट सेल्स, थर्ड नेम इज गॉबलेट सेल। तो आप गॉबलेट सेल भी आंसर कर सकते हो। देखो ऑक्जेंटिक सेल से तो HCl सिक्रीट होता है, ये तो डैमेज करेगा, राइट। चीप सेल से एंजाइम सिक्रीट होते हैं, ये एंजाइम्स भी सेल्स को डिग्रेड कर सकते हैं। ड्यूडेनल सेल्स एसस तो यहाँ से कोई सिक्रीशन होता नहीं है, अगर आप ब्रश बॉर्डर सेल्स को भी कंसीडर करोगे तो वहां से भी एंजाइम सिक्रीट होते हैं, कोई प्रोटेक्टिव सब्सटेंस सिक्रीट नहीं होता है। गॉबलेट सेल्स इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। यहाँ से म्यूकस सिक्रीट होता है और म्यूकस जो है वो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के सेल्स को एंजाइम से, एसिड से, इन सब से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। सो थैंक यू ऑल। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दे वर फ्रॉम प्रीवियस ईयर। अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20 क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर से थे, बाकी के कुछ नए क्वेश्चंस थे, राइट। तो आई होप ये जो लेक्चर है ये हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।